इसमें आगे का देखते हैं। 11वें अधिवेशन का आयोजन 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब लागू करना और आत्मार्पित मतलब जनता को समर्पित करना। इसी दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था और 16 अनुच्छेद लागू हुए। 2015 में भारत सरकार के द्वारा अम्बेडकर की 125वीं जयंती की घोषणा की गई। प्रति 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को, और 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू हुआ था। 16 अनुच्छेद नवंबर जो था 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए। 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू हो गया। अब संविधान निर्माण के दौरान 12वें अधिवेशन का आयोजन व संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा को भंग करके अंतरिम संसद का दर्जा दिया गया और इस अंतरिम संसद ने 13 मई 1952 तक कार्य किया था। 13 मई 1952 तक कार्य किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी दिन संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया और 1896 में राष्ट्रगीत और 1911 में राष्ट्रगान। तो पहले 1896 में राष्ट्रगीत को दिल्ली जो कांग्रेस के अधिवेशन थे, दोनों कलकत्ता अधिवेशन थे, और 1896 में कलकत्ता में हुआ था उसमें राष्ट्रगीत को, और 1911 में कलकत्ता में हुआ था वो राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। लंबाई चौड़ाई 3-2 है। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन वेंकैया पिंगले ने की थी। इनका निर्माण, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण मैडम भीकाजी कामा ने किया था। भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, और भारत को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। 14 सितंबर 1949 को दिया गया, इसलिए 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। संविधान निर्माण का खर्चा 63-64 लाख के करीब हुआ था और मूलतः हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और मूल पुस्तक एवं चित्रकारी नंदलाल बोस ने की थी। हिंदी अनुवाद घनश्याम सिंह गुप्ता और पंडित सुंदरलाल ने किया था। समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी मौलाना आज़ाद ने। वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी मौलाना आज़ाद ने। शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी व्हीयर के अनुसार भारत अर्ध संघात्मक है। केसी व्हीयर ने ही भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, ऐसा कहा है। भारत एक अर्ध संघात्मक है। और जी ऑस्टिन ने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। जी ऑस्टिन ने कहा है। बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। सरकार राज्य के 4 आवश्यक अंग हैं, सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता है। शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक यूपी में है, संसदात्मक इंडिया और यूके में है। संसदीय शासन प्रणाली। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार को संसद द्वारा हटाया जा सकता है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। ये सब संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम उदय यूएसए में हुआ। इसमें एकल कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। गणतंत्र है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और भारत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। यही 2 बताते हैं कि भारत में गणतंत्र है। भारत का संविधान परिसंघ है, अर्थात केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। हाँ, संविधान परिसंघीय है, मतलब कनाडा की तरह है ना। तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है।
भारत व यूके के बीच अंतर, भारत में न्यायिक समीक्षा है, यूके में नहीं है, यूएसए में है। संघीय व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति, ये संघीय ढांचे की ओर बताते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। महात्मा गांधी व जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था। ज़्यादातर ऑप्शन में महात्मा गांधी सही रहेगा। महात्मा गांधी व जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था। भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है, न तो संघात्मक और न ही एकात्मक। जहाँ विधि नहीं है वहाँ स्वाधीनता भी नहीं है। और जो ये है एकात्मक संघ, ये है एकात्मक में क्या रहेगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, न्यायिक पुनरावलोकन और द्विसदनात्मक संसद, ये संघीय व्यवस्था नहीं दर्शाते हैं। और संविधान के स्रोत एवं समितियाँ, संविधान निर्माण के समय और परिस्थितियों के अभाव के कारण संविधान के कुछ भागों को विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया और उन भागों को संविधान भारत के अनुसार परिवर्तित करके भारत के संविधान में जोड़ा गया। भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। कितना है? 75%। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, इकहरी नागरिकता, विधि के समक्ष समता, विधि का शासन। ब्रिटेन में महारानी की स्थिति क्या है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति इन दोनों की बराबर है। केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के पर उत्तरदायी रहेगी। कलेक्टर का पद, कैग, नौकरशाही, प्रशासनिक तंत्र, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो संघीय शासन प्रणाली है वो कनाडा से ली गई है और संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है, अर्थात केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। कहाँ से? कनाडा से। अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, उद्देश्य का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में बदलाव व समीक्षा, व्यवस्थापिका के बनाए या कार्यपालिका के लागू कानूनों की समीक्षा करना। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। 13(2) और 137 आधार बनाया जाता है समीक्षा करने के लिए। संविधान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है कहाँ से? अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से और राष्ट्रपति का पद लिया गया है यूके से। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। वित्तीय आपातकाल। आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। आयरलैंड से 3 काम है, एक तो DPSP, 2 हैं बचे 2 काम राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति जो 12 लोगों को मनोनीत करेगा राज्यसभा में वो प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भावना या उद्देश्य, संयुक्त बैठकें। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठकें ऐसे याद कर सकते हो कि वहाँ पे है रेगिस्तान। अब रेगिस्तान प्यासी भूमि कहा जाता है और जो रेगिस्तान है वहाँ पर लोग क्या करते हैं? संयुक्त बैठकें करके अपना काम चलाते हैं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध भी वहाँ पे अच्छे रखते हैं क्योंकि क्या है ये बैठ के वो संयुक्त बैठकें करते हैं। केंद्र राज्य संबंध और केंद्र राज्य संबंध है और वहाँ केंद्र और राज्य संयुक्त बैठकें करते हैं। बैठ के कैसे रेगिस्तान के से ये सब किया जाए, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया है। 3 चीज़ें हैं, समवर्ती सूची उसको छोड़ दो और संयुक्त बैठकें और केंद्र राज्य संबंध। कनाडा से है संघीय शासन प्रणाली, मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। तो वहाँ पर शांति है कनाडा में। अब कनाडा में शांति है तो वो क्या करेगा, भैया ठीक है शांति से रहो, कुछ शक्तियाँ तुम ले लो, कुछ हम ले लेते हैं। केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, शांति से रहो, एक संविधान बनाओ। अपशिष्ट विषय पर कानून केंद्र की सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। राज्यपाल का पद, अब कंट्रोल भी रखना है तो राज्यपाल का पद बना दिया।
और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। रूस है मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। जर्मनी आपातकालीन उपबंध प्रावधान अर्थात आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। फ्रांस गणतंत्र शब्द और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के विचार। जापान विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 में वर्णित शब्दावली। संविधान निर्माण के दौरान गठित महत्वपूर्ण समितियां। समिति अध्यक्ष, प्रक्रिया नियमन एवं संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम अध्यक्ष बनाएगा, है ना। तो नियम बनाने की जो समिति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रहेगी। और संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के हाथ में रहेगी ये। परामर्श समिति है, मौलिक अधिकारों की समिति है, प्रांतीय संविधान समिति है और अल्पसंख्यक मामलों की समिति है। तो इसमें प्रांतीय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब रहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। प्रारूप समिति है और नीति निर्देशक तत्वों की समिति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा समिति एस बर्धाचार्य। और मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति का HC मुखर्जी, है ना। तो मौलिक अधिकारों की और अल्पसंख्यकों की जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मौलिक अधिकारों की उप समिति है उसके अध्यक्ष हैं JB कृपलानी और अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति है उसके अध्यक्ष हैं HC मुखर्जी। और विधि के समक्ष समता, विधि का शासन UK से, विधि का समान संरक्षण USA से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि के समक्ष समता, विधि का शासन, ये पुरानी बातें हैं तो ये UK से हैं। विधि का समान संरक्षण USA से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। USA का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। भारत का सबसे बड़ा 395 अनुच्छेद हैं। और विधि के समक्ष समता, राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, SC ST महिलाएं सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। यह पुरानी बात है, UK में पुरानी बातें हैं, यह नकारात्मक अवधारणा है। USA से विधि का समान संरक्षण, राज्य SC ST महिला जैसे विशेष वर्गों के लिए संरक्षण दे सकता है, यह नई अवधारणा है। USA में नई बातें होती हैं, यह सकारात्मक अवधारणा है। अनुसूचियाँ, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 हैं। अनुसूची 1, भारत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व इनकी राजधानियों के नामों का उल्लेख है। अनुसूची 2, प्रथम प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में, अब इनका जो निर्वाचन है वो उपराष्ट्रपति के रूप में होता है और इसलिए उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं है। उनके राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, क्योंकि वो काम क्या करते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति का ही काम करते हैं। तो उनको वेतन कैसा मिलेगा, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे और निर्वाचन जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में होगा। अनुसूची 3, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। 60, 69 और 150। 60 में राष्ट्रपति, 69 में उपराष्ट्रपति और 150 में राज्यपाल। इनकी शपथों का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, क्योंकि इनकी शपथों का उल्लेख कहाँ पर है, इनके संवैधानिक अनुच्छेदों में है। जैसे राष्ट्रपति का 60, उपराष्ट्रपति का 69 और राज्यपाल का 150। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व न्यायाधीश संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। बाकी सभी पदाधिकारी पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अनुसूची 4, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। अनुसूची 5, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के नियमों का उल्लेख है। राष्ट्रपति एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर सकता है यदि उस राज्य का राज्यपाल या मुख्यमंत्री उस राज्य की SC ST जनसंख्या का हित करना भूल जाते हैं। वह प्रशासनिक अधिकारी SC ST के कल्याण के लिए नियम बनाएगा। जो राज्यपाल या मुख्यमंत्री चुनौती नहीं दे सकते हैं।
SC/ST क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुसूची 6 उसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो के प्रशासन चलाने का उल्लेख है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है। संघीय शासन व्यवस्था संघ में है। अनुसूची 7 है, ठीक है। इसमें 97 के वर्तमान में भी 97 हैं। कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। अनुसूची 66 वर्तमान में 61 कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। नोट 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव, बाट एवं मापतोल, सामाजिक न्याय, इन 5 शिक्षा, वन एवं वन्यजीव, बाट एवं मापतोल और सामाजिक न्याय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को हो जाता है। किसमें? राज्य सूची के विषय पर। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। यह विषय राज्य सूची में ही रहेगा। ऐसा कानून केवल 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। अनुच्छेद 250 आपातकाल के समय में सबसे पहले राज्यसभा करेगी, फिर आपातकाल के समय में तो करना ही पड़ेगा भैया। आपातकाल के समय में राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। यह आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रह सकता है। अब 249 और 50 के जो की बात है उसको 251 में स्पष्ट किया गया है कि 251 में कहा गया है 249 और 50 के कानून में संसद का अधिक वैध रहेगा। 252 मतलब 2 आ रहा है बाद में, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। 253 है अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। और समवर्ती सूची है वो उसमें 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हैं। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखे गए। इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। अवशिष्ट विषय ऐसे विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, मतलब किसके पास है? संसद के पास है। वर्तमान में साइबर क्राइम, सरोगेसी 2 विषय अवशिष्ट विषय हैं, साइबर क्राइम और सरोगेसी। अनुसूची 8 संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 14 भाषाएं थीं, उसके बाद 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 21 में से एक भाषा जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी। और उसके बाद 71 और उसके बाद 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 3 भाषाएं जोड़ी गई, KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN ANM की। अब 21, 71 और इन दोनों को जोड़ दो तो 92। तो 92 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। BDSM शॉर्ट फॉर्म है, BDSM बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। 22 भाषाओं में केवल नेपाली विदेशी भाषा है, ठीक है, जिसे 71 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, KMN जोड़ा गया। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, उड़िया और तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, असमिया। 96 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा उड़िया का नाम बदलकर ओडिया किया गया। तो अनुसूची 8 में 4 संशोधन हुए, 21, 71, 92 और 96। अब अनुसूची 9 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया, ठीक है। इसमें भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख किया गया। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध लगाया गया। 1951 के समय भूमि जमींदारों के पास होती थी। इन्होंने किसानों को भूमि पर कृषि करने से मना कर दिया, जिस कारण भूमि सुधार कानून लाया गया और 1951 के समय संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में निर्णय दिया, नहीं 2007 में नहीं, देखते हैं, हाँ अच्छा 24 अप्रैल 1973 के बाद रखे गए कानूनों के खिलाफ
अपील न्यायालय में की जा सकती है। 1973 में दे दिया था कि 2007 का। 24 अप्रैल 1973 के बाद के 9वीं अनुसूची के कानूनों की समीक्षा हो सकती है। 24 अप्रैल क्यों रखा गया? क्योंकि केशवानंद भारती आया था 24 अप्रैल को। अनुसूची 10 यह 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 और राजीव गांधी के समय इसमें दल बदल पर रोक लगाई गई। यदि जीते हुए सदस्यों के 1/3 सदस्यों से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो वह दल बदल मान्य नहीं होगा, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और उसके बाद एक नया लाया गया 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से यह प्रावधान किया गया कि यदि जीते हुए सदस्यों के 2/3 से कम सदस्य दल बदल करेंगे तो उनका दल बदल मान्य नहीं होगा। वर्तमान प्रावधान यही है, मतलब पहले 1/3 था उनका अवैध, 1/3 से कम, अभी 2/3 से कम है तो अवैध। पहले कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? 52वां 1985, अभी है 51वां 2003। सदस्यता समाप्त करने का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष का होगा। अनुसूची 11 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें ग्रामीण पंचायती राज इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भाग 9 में है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ अनुच्छेद 16 हैं और संविधान के समय भाग 9 व 243 रिक्त थे। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भारत में 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो 24 अप्रैल को ही केशवानंद भारती और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए। अनुसूची 12 यह 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ी गई। इसमें नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9A अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है ग्राम पंचायतें, और अनुसूची 12 में 243 पी से जेड जी कुल 18 अनुच्छेद जोड़े गए। 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 जून 1993 से लागू हुआ, वो 24 अप्रैल से लागू हुआ था। और नगरीय स्वशासन को 18 कार्य दिए गए, उसमें 29 कार्य दिए गए थे। अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग 395 अनुच्छेद हैं। 22 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद हैं। केंद्र सूची में रेडियो, टेलीविजन, जनगणना, रक्षा। राज्य सूची में पुलिस, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, रेलवे, पुलिस। संवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन, आर्थिक योजना, जानवरों के प्रति क्रूरता पर रोक, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, दंड प्रक्रिया, विवाह, गोद लेना। और राज्य सूची में है पंचायती राज, भूमि सुधार। प्रस्तावना प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। और संविधान की आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब संविधान की आत्मा को प्रस्तावना को कहा है ठाकुरदास बहारगव और एम हिदायतुल्लाह ने। और ठाकुर जी कृष्ण गीता आत्मा अजर अमर है, ठाकुरदास बहारगव संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है और एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। अब जो नानी पालकी वाला परिचय मिलता है तो संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? नानी पालकी वाला। कि ये मुंशी पुराने लोग हैं, वो क्या करते हैं? जन्म कुंडली निकाल देते हैं। तो जो जन्म कुंडली है वो संविधान की जन्म कुंडली, मुंशी पुराने से जन्म कुंडली निकलती है। कि मुंशी ने कहा है कि संविधान की जन्म कुंडली है। मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मूल अधिकारों के संवैधानिक उपचार का अधिकार है, अनुच्छेद 32 उसको संविधान की आत्मा कहा है। संविधान निर्माण के दौरान 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरा अधिवेशन था, 9 की 13 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। यही उद्देश्य प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में जाना गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना अंगीकृत की गई। महत्वपूर्ण बात 1960 का बेरोजगारी वाद। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद में कोई संविधान नहीं कर सकती है। 1967
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। 1960 और 67 दोनों में कहा, गोलकनाथ में भी कहा, बेरुवारी और गोलकनाथ में कहा। 1960-67, 60 बेरुवारी, 67 गोलकनाथ, दोनों में ही कहा कि संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन व्याख्या करते समय इसका सहारा लिया जा सकता है। इसी बाद में एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की मूल आत्मा कहा गया। ठीक है। और 1973 का केस बनाम भारतीय बात था बनाम केरला राज्य में। 1973 24 अप्रैल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल ढांचे की सीमा के अंदर रहकर ही। प्रस्तावना में पहला और एकमात्र संविधान संशोधन 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा किया गया है, जिसमें 3 शब्द समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता जोड़े गए। उत्पादन व वितरण के साधनों पर अधिकार सरकार का होता है समाजवाद। उत्पादन और वितरण के साधनों पर अधिकार कुछ विशेष वर्ग का होता है पूंजीवाद। उत्पादन और वितरण के साधनों पर अधिक अधिकार एक विशेष वर्ग का होता है साम्यवाद। सभी का होता है, सरकार का होता है समाजवाद, सभी का होता है, कुछ विशेष वर्ग का होता है पूंजीवाद, कुछ लोगों का होता है तो साम्यवाद। इन्हें सरकार की आवश्यकता नहीं होती, इनके द्वारा उत्पादन योग्यता के इनके अनुसार उत्पादन योग्यता के अनुसार करना होता है और खर्च आवश्यकता के अनुसार। पंथ निरपेक्षता, भारत का कोई धर्म नहीं है और भारत में सभी धर्मों का समान प्रतिशत दिया जाता है। अखंडता, भारत एक अखंड राज्य है, कोई भी राज्य इकाई स्वयं को भारतीय राष्ट्र से अलग नहीं कर सकती है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार है, हम भारत के लोग भारत को। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। न्याय का उल्लेख प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ठीक है। सामाजिक स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और प्रस्तावना में लोग, नागरिकों दोनों का उल्लेख है। भारत के लोग, भारत के नागरिकों को दोनों का उल्लेख है। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। जो अमेरिका है, हम भारत के लोग। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भावना। फ्रांस, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के विचार। रूस, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को मार्ग सी शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना हमारे विचारों और सपनों का प्रतिनिधित्व करती है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 1994 बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यह भावना पुनः स्पष्ट किया कि संविधान का भाग है। 1994 में तो बाद की बात होगी। प्रस्तावना की प्रकृति वाद योग्य नहीं है। बी आर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। संविधान के निर्माताओं का मत संविधान में प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। प्रस्तावना न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा में अवसर, बंधुता। संविधान के संघीय प्रावधान, लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल, एकात्मक लक्षण, एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन घोषणाओं, समझौतों को लागू करने की संसद की शक्ति एकात्मक लक्षण है। संघ एवं राज्य क्षेत्र एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 1 में है। अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत संविधानों का यूनियन है, भारत राज्य का फेडरेशन नहीं, यूनियन है, फेडरेशन नहीं। भारत कैसा है? यूनियन है। अनुच्छेद 1, संविधान में भारत व इंडिया उल्लेखित है। हिंदुस्तान भारतवर्ष का नहीं। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत ऐसे है। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत का गठन राज्यों से मिलकर हुआ है, अर्थात भारत का कोई भी राज्य अपने को भारत से अलग स्वतंत्र इकाई घोषित नहीं कर सकता है।
भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत अनस्वर है। भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत अनस्वर है। ठीक है। अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, जिसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश व अर्जित किए गए प्रदेश शामिल हैं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। संघीय शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, सही है, यूनियन का है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि बाहरी प्रदेश को शामिल किया जाएगा। संसद कानून बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और अनुच्छेद 2A को समाप्त किया गया। अनुच्छेद 371F में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 271F में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 3 इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर होने वाले परिवर्तन शामिल हैं। अनुच्छेद 2 में बात है बाहर से प्रदेश, अनुच्छेद 3 में बात है कि अंदर ही जो चेंज करना है, मतलब जो बाहर से प्रदेश आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसकी बात पहले की गई है कि बाहर से जो हमें भारत के अंदर लाना है, विदेशी राज्य को अंदर सम्मिलित करना है, जैसे सिक्किम को किया, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इसलिए उसकी बात पहले की गई है अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 3 में भारत के राज्य क्षेत्र हैं उनके अंदर होने वाले बदलाव, जैसे नए राज्य का गठन करना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम व उसकी भाषा में परिवर्तन करना। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून बनाकर यह सभी परिवर्तन कर सकती है। नोट, इस संबंध में संसद में विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य से सलाह जरूर लेगा। राष्ट्रपति के द्वारा तय की गई अवधि के दौरान सलाह देना अनिवार्य है, इस सलाह को मानना आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के परिवर्तन संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से किया जाएगा। यह परिवर्तन 368 की प्रक्रिया के अधीन नहीं होंगे, अर्थात इन परिवर्तनों में अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। संविधान के संशोधन 3 प्रकार से होते हैं: सामान्य बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थित। लेकिन 2/3 के 2/3 ही 368 की प्रक्रिया के अधीन होंगे, मतलब 2/3 और 2/3 प्लस आधे राज्यों से समर्थित। तो ये किस में माने जाएंगे? 368 की प्रक्रिया में माने जाएंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन विधेयक पहले संविधान के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इस विधेयक को दोनों ही सदनों से पारित होना जरूरी है। इस विधेयक पर संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। संयुक्त बैठकें नहीं होंगी और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की बाध्यता होगी। सामान्य बहुमत से संविधान में संशोधन निम्नलिखित प्रावधानों में किया जा सकता है: किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना, नए राज्य का गठन करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य का नाम, उसकी भाषा के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या समाप्ति करना, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या उसकी समाप्ति करना सामान्य बहुमत से ही होता है। और संघ शासित केंद्रों के प्रशासन में परिवर्तित करना, संघ शासित प्रदेश तो केंद्र के हैं, उनमें जो करना है करो, उसके लिए सामान्य बहुमत से ही काम चल जाता है। और विधान परिषद को भी सामान्य बहुमत से चेंज किया जा सकता है, उसको स्थापित करना या समाप्त करना। और बाकी राज्यों के नाम, सीमा, ये सब परिवर्तन है। विशेष बहुमत 2/3 से भारत के संविधान में सर्वाधिक संशोधन इसी बहुमत से किए जाते हैं। 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में परिवर्तन, संघ व राज्य की कार्यपालिका शक्तियों में परिवर्तन और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की शक्तियों में परिवर्तन, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन, अनुच्छेद 368 में परिवर्तन। मतलब जहाँ राज्य का हित निहित है
वहाँ पर राज्यों की सहमति जरूर ली जाएगी। आज तक भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन, मतलब ये पुराना हो गया है, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं, 128 कॉन्स्टिट्यूशन बिल रखे गए हैं।